दोस्तों, अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपने लिखते लिखते प्यार हो जाए वाला पेन यानी कि रोटोमेक पेन के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे ही इस तरह की एड देखते तो पेन खरीदने का मन कर जाता था। खूब चलाया हमने इस पेन को भाई, खूब कापियां घसी हैं हमने भी। जब ये पता चला कि इस कंपनी ने तो भैया स्कैम कर दिया है, मेरे हाथों के तले से तो समझो पेन खिसक गया। चलो फिर समझने के लिए हो जाओ तैयार, और रोटोमेक ने कैसे किया इतना बड़ा प्रहार। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलो पहली सीढ़ी से चलते हैं, बात करते हैं इस कंपनी की शुरुआत की। गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम था मनसुख कोठारी। गुजरात से निकलकर वो कानपुर चले गए। वहां उन्होंने बेचना शुरू किया अपना पान मसाले का बिजनेस शुरू किया वहां पे कानपुर में उन्होंने। और उनकी दूसरी इस कंपनी का नाम भी आपने भली भांति सुना होगा। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसका नाम है भैया पान पराग। 1985 में इस कंपनी ने इतनी भरमार ऐड करी, बेशुमार ऐड करी। इवन शम्मी कपूर साहब ने भी इस ऐड का इनका प्रचार किया था पान पराग का। सुना होगा कि पान पराग, बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाता है। अब मनसुख कोठारी के दो बेटे थे। अगला है, मनसुख कोठारी के अब दो बेटे थे, दीपक कोठारी, विक्रम कोठारी। और दीपक कोठारी दोनों बिजनेस में, ये दोनों बेटे आपस में मदद किया करते थे, विक्रम और दीपक। उसके बाद उनके बेटे विक्रम कोठारी को लगा कि यार 92 में लगा उनको कि यार स्टेशनरी के बिजनेस में अच्छा खासा पैसा है। तो उन्होंने शुरुआत की एक रोटोमेक कंपनी की। 1999 में दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, दरार पड़ गई। दीपक कोठारी ने पान पराग का बिजनेस संभाल लिया और विक्रम कोठारी को मिला पेन यानी कि रोटोमेक कंपनी। और कुछ इस कंपनी के साथ, ये कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते थे, तो वो भी उनके साथ उनको मिल गए। इसके बाद विक्रम कोठारी चाहते थे कि वो अपने इस ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने इस कंपनी को अलग अलग देशों में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हुआ क्या, देखते ही देखते कंपनी 38 देशों में अपना कारोबार बढ़ा लिया इसने, और वहां पर उसकी सेल करने लगे। इसके बाद उन्होंने, सलमान खान साहब ने भी इनका प्रचार किया। उनकी टैगलाइन बनाई गई, लिखो इंडिया की नई पहचान। अब 2008 में कुछ बदलाव आना शुरू हो गया। दया कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने अलग अलग बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। लोन लेने के पीछे क्या कारण था वह बताता हूं, धीरज रखो, सब्र रखो भैया। लोन लेने के पीछे क्या कारण था? उन्होंने कहा कि मुझे बाहर की कंपनियों से कुछ सामान खरीदना है और सामान खरीदने के लिए मुझे चाहिए लोन, पैसा। 2008 से लेकर 2013 तक उन्होंने 7 बैंकों से लोन लिया और टोटल लोन की रकम भी अच्छी खासी थी, 2919 करोड़ रुपए। कुछ सालों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को थोड़ा थोड़ा यूं लगने लगा कि विक्रम कोठारी जो है, जो लोन ले रहा है, इसमें कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है हमारे इस पैसे को। यानी कि जिस काम के लिए इसने पैसा लिया उसको अलग तरीके से कुछ खेला करना चाह रहा है। अब उसको स्कैम की थोड़ी थोड़ी भनक लगने लगी। अब मान लो आपने किसी बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं और उसका इस्तेमाल आप पर्सनल यूज के लिए करते हैं, अपने चिल मारने के लिए या अलग अलग चीजों के लिए, क्योंकि आपने खुद उस पैसे को यूज कर लिया। पैसे का भुगतान करने में आपको काफी दिक्कत आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा को लगने लगा कि ये किसी और मामले में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद उन्होंने विक्रम कोठारी का नाम दे दिया भैया सीबीआई को। आपको पता है सीबीआई बड़े चलन में है। और उन्होंने ये कहा कि ये विलफुल डिफॉल्टर है। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो लोन लेने के बाद पैसा वापस नहीं देते, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन नीयत नहीं होती। उसके बाद सीबीआई ने जांच करना शुरू कर दिया। अब सीबीआई तो आपको पता ही है, तो समझ गया कि ये फ्रॉड 3500 करोड़ से भी ज्यादा का है। उसके बाद ये स्कैम लोगों को सामने आने लगा कि 3500 करोड़ का फ्रॉड। देखते ही देखते हमने तो पेन के दीवाने हो रखे थे हम तो। अब समझते हैं इस स्कैम को कैसे था, ये क्या किया गया, कैसे किया गया, परत दर परत सारी जानकारी खोलेंगे और सारा कुछ आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, विक्रम कोठारी के पास रोटोमेक के अलावा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियां भी थी। अब होता क्या है, अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपको, अगर इंटरनेशनल से कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, यानी कि वहां से
सेल परचेज का आपका बिजनेस है, को बैंक से पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपने बैंक को बता सकते हैं, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा चाहते हैं ताकि हम ये सामान खरीद सकें, और मैं वो चाहता है कि मैं इस सामान को खरीद कर उसके प्रॉफिट्स को बढ़ा लूंगा और जो आपसे पैसा ले रहा हूं विनम्रता से वो आपको चुका दूंगा। बैंक आपके लिए एक FLC इशू कर देगा। इसमें क्या होता है कि आपको सामने वाली कंपनी को जिससे आप सामान खरीद रहे हैं उसे एज ए गारंटी FLC की डिटेल देनी पड़ती है कि ये है सारी जानकारी जो बैंक से मिलती है। उसके बाद आपको कंपनी सामान भेज देती है, यानी कि एक तरह की जो डिटेल आपने दी उसके बाद कंपनी आपको सामान भेज देगी। अब आपको सामान मिल जाएगा, सामान मिलने के बाद आप कहोगी ओके, उस कंपनी को सामान देकर बैंक उसको पैसे दे देता है। सामान आप कहेंगे कि ओके हो गया, टिक मार्क। तो विक्रम कोठारी भी इसी तरीके से किया करता था। दिखने में तो बड़ा सिंपल सी बात लग रही है, ठीक है भाई, पैसा लिया, सामान लिया, पैसा दिया, छुट्टी। लेकिन क्राइम वाली बात इसमें थोड़ी है समझने की, मैं भी बताता हूं। मान लीजिए बाहर वाले किसी कंपनी ने हमसे सामान खरीदा, ठीक है, हमने उससे सामान खरीदा और उसको पैसे दे दिए, या पैसे दे दिए उसने हमें सामान भेज दिया। चलो अब इस बात को डिटेल से समझने की कोशिश कर। सिंगापुर में बहुत सारी कंपनी को स्कोर फर्म किया। क्या था, जिसमें था कि इनकी भी एक कंपनी थी, इसका नाम था बगड़िया ब्रदर्स। ये क्या करते थे, ये करते थे बगड़िया ब्रदर्स से हमें सामान खरीदना चाहते हैं, और उसके बाद जो पैसे बैंक बगड़िया ब्रदर, इन्हीं की वो कंपनी थी, जो पैसे बैंक बगड़िया ब्रदर को देता, बगड़िया ब्रदर वापस इन्हें, ये एक पाइपलाइन बन गई थी इनकी कि वो उनको सामान लेने के लिए कहते, बैंक से कहते कि इसे इस कंपनी से हमने सामान खरीदना है, वो भी कंपनी नहीं की, वो कंपनी इन्हें वापस पैसे दे देती थी। ये कंपनी भी विक्रम की थी, कोठारिया की थी, और उन्होंने सेल कंपनी बनाई थी। सेल कंपनी वो होती है जो कंपनी सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है, अपने जैसे कई स्कूल या कुछ ब्रिज हैं इस तरीके से। तो पैसे तो बैंक में सामान के एवज में लिया जाता और कंपनी भी उन्हें भेजती, लेकिन कंपनी पैसे उनको वापस कर देती। अब पैसों का ये चक्कर चला रखा था उन्होंने। अब उस पैसों को वो कहीं और इन्वेस्ट करते, कहीं और उपयोग करते। अब आप समझो इतना उलझा पुलझा काम क्यों करते थे। देखो बैंक क्या करता है, बैंक हमें लोन देगा, अगर इस तरीके से बताएंगे कि हमें ऐसे ऐसे सारी उसके बिहाफ पे, तो बैंक देगा 6-7% पर लोन देगा हमें। किसी और उस पैसे को हम किसी और चीज में अगर लगाएंगे, किसी और चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न ज्यादा आएगा। अब जो बीच का प्रॉफिट होता वो प्रॉफिट हो जाता उनका अपना। अब बैंक से कहेंगे कि भाई मुझे फला फला काम के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक शायद मना कर देगा कि भाई इस काम के लिए पैसा, बैंक कहेगा नो 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 नो। लेकिन हम कहेंगे कि यार हमारा बिजनेस है, ऐसा ऐसा सारा कुछ साफ सुथरा है, आप हमें पैसा दीजिए। बैंक कम ब्याज पे पैसा दे देता है। और ये इस तरीके से उन्होंने स्कैम करते थे, स्कैम होता था। विक्रम कोठारिया छोटे छोटे करके बहुत सारे लोन लिए थे इन्होंने, ताकि छोटे लोन पर नजर भी ना पड़े। बहुत तेजी से दिमाग को चलाया जा रहा था। आसान भाषा में इसे मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ लिया गया। ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है उस पैसे का प्रयोग उसी काम के लिए करना होता है। ऐसा नहीं कि पैसा लिया फला काम के लिए और फला अलग काम में, किसी टेढ़े मेढ़े काम में इन्वेस्ट कर दिया। और इस तरीके से विक्रम कोठारी ने लगभग 3000 करोड़ का लोन ले लिया, और इंटरेस्ट मिलाकर ये सारा हो गया 3700 करोड़ के आसपास। अब आप सोचेंगे कि बैंक इनको लोन भी क्यों देती थी। सोचने वाली बात तो है कि हमें तो इतना मोटा लोन नहीं देता बैंक। क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांड थे जो जिनका नाम बिकता है, इनका देखो नाम चलता था। हमने सब, अगर आप 90 के दशक के हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, रोटोमैक, और खूब पेन का इस्तेमाल भी किया होगा। तो अच्छा चर्चित और बहुचर्चित नाम था। तो अच्छा प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट करके फायदा भी होगा, ये सब ऐसा कुछ दिखा के बैंक इनको लोन दे देता है। इन्होंने प्रॉपर्टी को भी ओवर वैल्यू करके लोन लिया, यानी कि मान लो कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो उस पर 5 करोड़ का लोन ले लिया। अब जैसे लोन लिया उससे भी ज्यादा, यूं समझे अब जैसे लोन लिया उसके एवज में जो सिक्योरिटी दी गई वो काफी कम थी। उन्होंने लोन लिया, सिर्फ जो प्रॉपर्टी दी उन्होंने, जो भी चीज दी, वो जितना उन्होंने लोन लिया उसका 20% ही वो रिकवर किया जा सकता था। मान लो 100 रुपए है तो मात्र 20 रुपए की प्रॉपर्टी और उस पर 100 रुपए का लोन, आसान भाषा में। तो इनके बैंक सारे एनपीए हो गए। एनपीए वो होते जो बैंक में लोन नहीं चुकाते और बैंक उनको डिफॉल्टर कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक ने लोन दिया 3 महीने तक, अगर आपने उसका लोन नहीं चुकाया, ईएमआई नहीं भरी, तो अकाउंट आपका एनपीए घोषित कर दिया जाता है। और उसके बाद बैंक उन पर कानूनी कार्रवाई करता है।
2017 में कोठारी को फ्रॉड घोषित कर दिया गया। अब उनको यह भी कहा गया कि वो किसी भी तरीके से देश छोड़कर नहीं जा सकते। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। 23 फरवरी 2018 को विक्रम कोठारी को अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद उन्हें 19 महीने के लिए जेल में रखा गया। फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जो उनके वकील थे, इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और उन्हें बेल मिल गई। हफ्ता भर वो हॉस्पिटल में भी रहे। ये केस चल रहा था। 4 जनवरी 2022 को बाथरूम में उनका पांव फिसला और वो इस दुनिया से चले गए। वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये था पूरा स्कैम, किस तरीके से किया गया। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। चैनल अभी छोटा है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो चैनल हमारा ग्रो कर जाएगा। धन्यवाद।